हेलो गाइस, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू अपूर्वा चौकसे एकेडमी। तो आज का जो हमारा सेशन है, आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक अफगानिस्तान पे है। पिछले कुछ समय में हमने काफी सारी सिचुएशंस देखी अफगानिस्तान में, जिससे कई सारे क्वेश्चंस काफी सारे लोगों के दिमाग में उठे कि आखिर इस तरीके की सिचुएशन इस कंट्री में हुई क्यों, क्या कारण थे, क्या रीजंस हैं जिसके कारण हम अफगानिस्तान की एट प्रेजेंट की कंडीशन देखते हैं। तो आज का ये जो सेशन है उसमें हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण प्रेजेंट डे सिचुएशन हमको अफगानिस्तान में देखने के लिए मिलती है। इसके लिए हमको कुछ चीजों को समझना होगा, जैसे कि अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन। आज जो हम अफगानिस्तान की सिचुएशन देखते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है अफगानिस्तान की पोजीशन, ज्योग्राफिकल पोजीशन, जो लोकेशन होती है इस कंट्री की वो। यदि आपने कभी भी हिस्ट्री पढ़ा होगा और सोवियत यूनियन का मैप देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और उसी दौरान आपने यदि ब्रिटिश इंडिया का मैप देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ब्रिटिश इंडिया भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इन्हीं सब चीजों के कारण, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस के कारण हम अफगानिस्तान की ये सिचुएशन देखते हैं। कई बार अफगानिस्तान को द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, मतलब कि ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन जहां पर बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े जो एम्पायर्स कहलाते हैं, उन्हें डिफीट फेस करना पड़ा, उनको हार फेस करना पड़ी। तो ऐसी सिचुएशन क्यों बनी? हालांकि यदि हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो ये कंडीशन पिछले 200 ईयर्स की है। यदि हम पहले की बात करते हैं, यदि आपने एंशंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि चाहे वो मौर्यन एम्पायर हो, चाहे वो कुशान्स हो, उनका रूल रहा था अफगानिस्तान पे। काफी सारे टेरिटोरियल एक्सपेंशंस मौर्यंस के समय और कुशान्स के समय पे कई सारे स्टैब्लिशमेंट्स आपको अफगानिस्तान में भी इनके देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को कभी किसी ने कॉन्कर नहीं किया, बट यदि हम पिछले 200 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, लास्ट 200 ईयर्स में यदि हम देखें, तो हमने बड़े बड़े एम्पायर्स को यहाँ पर डिफीट होते हुए देखा है। जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटेन, जो कि एक समय पे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री कहलाता था जिसके बारे में कहा जाता था कि जिस कंट्री में कभी सूरज ढलता नहीं है, मतलब कि उसकी कोई ना कोई कॉलोनी में हमेशा मतलब कि दिन रहता ही था। तो उस कंट्री को भी इस पर्टिकुलर रीजन में डिफीट मिली, फिर सोवियत यूनियन को मिली। एट प्रेजेंट हमने यूएस की भी वही सिचुएशन देखी। तो आज का ये जो सेशन है इसमें हम यही सारी चीजों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इन सब चीजों को समझने के पहले एक चीज देखेंगे, वो ये कि ब्रिटिश इंडिया के समय क्या था। यदि हम बात करते हैं 1800 से 1919 के बीच में, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो इंडिया था वो कंसोलिडेट हो रहा था, मतलब कि ब्रिटिश रूल इस कंट्री के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था। ब्रिटिशर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाला पार्ट है या जो अफगानिस्तान वाला पार्ट है, वो एक ऐसा रीजन है जहां से हमको इन्वेजन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। डेफिनेटली उसी समय पे जो सोवियत यूनियन था वो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में इमर्ज हो रहा था। तो अफगानिस्तान को यहाँ पर एज अ बफर स्टेट यूज किया गया। ऐसा स्टेट जहां पर ब्रिटिशर्स ने रूल नहीं करना चाहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए या डायरेक्टली अपनी बाउंड्री शेयर करें सोवियत यूनियन के साथ। और सोवियत यूनियन भी कुछ इस तरीके की सिचुएशन नहीं चाहता था। ऑल दो ब्रिटेन ने, ब्रिटिश इंडिया की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे और फिर बाद में जो वॉइसरॉय हुआ करते थे, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ अलग अलग पॉलिसीज का यूज किया। जैसे कि फॉरवर्ड पॉलिसी की बात करें, मास्टरली इनएक्टिव की पॉलिसी बात करें, तो अलग अलग पॉलिसीज हमको अलग अलग समय पे यूज होती हुई मिलती है अफगानिस्तान के साथ, ताकि अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस रहे और रशिया उसको कॉन्कर ना कर पाए या सोवियत यूनियन उसको कॉन्कर ना कर पाए। तो जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी और जो जोग्राफिकल लोकेशन थी अफगानिस्तान की, उसके कारण अफगानिस्तान में हमको कई सारी सिचुएशंस इमर्ज होती हुई दिखती है। अब हम देखते हैं कि 1919 तक ब्रिटेन का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा अफगानिस्तान के अंदर। इस दौरान कई सारी एंग्लो अफगान वॉर्स भी आपको देखने के लिए मिलती है। और फाइनली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, उसके बाद में 1919 की जब हम सिचुएशन की बात करते हैं, तो उस समय हम क्या देखते हैं? उस समय हम देखते हैं कि इंडिया, और मतलब कि ब्रिटिश इंडिया
और जो अफगानिस्तान होता है इसके बीच में एक ट्रीटी होती है, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। रावलपिंडी की इस ट्रीटी के बाद में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक सोवरेन स्टेट डिक्लेयर कर देता है। जैसे कि इंडिया ने 1947 के बाद हमको इंडिपेंडेंस मिली, उसी तरीके से अफगानिस्तान को 1919 के अंदर इंडिपेंडेंस मिल गई थी। वहां पे ब्रिटेन का पूरी तरीके से जो रूल था, जो रोल था, वो कंप्लीटली एंड हो चुका था। हम देखते हैं कि अमन उल्ला खान जो होते हैं वो ही ब्रिटिशर्स के साथ यहाँ पर ये ट्रीटी करते हैं। अब 1919 से हम 1973 के बीच में यहाँ पर देखते हैं कि मोनार्की होती है। ऑल दो जो अफगानिस्तान था वो एक सोवरेन कंट्री था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और एक मोनार्की था। ओके, तो यहाँ पर शाह डायनेस्टी का इस दौरान हमको रूल देखने के लिए मिलता है 1919 से 1973 तक। अब आखिरी में यहाँ पे जो लास्ट मोनार्क होते हैं उनका नाम होता है मोहम्मद जाहिर शाह। तो जो मोहम्मद जाहिर शाह होते हैं वो लास्ट मोनार्क होते हैं और उनको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं दाऊद खान। अब ये जो दाऊद खान, ये जो नए पर्सन इमर्ज होकर आते हैं अफगानिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, ये अपने आप को अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ सब कुछ डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो मतलब कि अफगानिस्तान के बकवान अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं और 1977 तक ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अफगानिस्तान को प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली यदि कोई पर्सन आएगा और वो आपको बोलेगा, यदि वो अपने पावर्स का यूज करके पावर के अंदर आ भी जाए और वो बोले कि इस कंट्री का मैं शासक भी हूँ, मैं रूल भी करूंगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैं एक्सटर्नल मिनिस्टर हूँ, मैं आर्मी चीफ हूँ और हर चीज मेरे हाथ में रहने वाली है, मैं इस कंट्री को नया कॉन्स्टिट्यूशन दूंगा, तो डेफिनेटली आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही सिचुएशन हमको अफगानिस्तान में देखने मिलती है। अफगानिस्तान की जो पब्लिक होती है, जो वहाँ के जो लोग होते हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इस चीज के अगेंस्ट अपना रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसको कहा जाता है सौर रेवोल्यूशन। ओके, याद रखिएगा कि सौर रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड थी। तो सौर रेवोल्यूशन बेसिकली अफगानिस्तान के पीपल ने यहाँ पे दाऊद खान के अगेंस्ट करा था, यहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उस समय उसके अगेंस्ट स्टार्ट करा था। और इसी समय एक नई पार्टी इमर्ज होती है जिसको कहा जाता है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये जो पार्टी होती है इसको लीड करते हैं नूर मोहम्मद तारिकी। तो यहाँ पर जो नूर मोहम्मद तारिकी होते हैं वो इस पार्टी को लीड करते हैं और ये जो पार्टी होती है इसकी जो आइडियोलॉजी होती है वो कम्युनिस्ट होती है और कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो यहाँ पर अब हमको क्या देखने मिलता है कि जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान होती है उसको कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन का सपोर्ट था। क्यों था? क्योंकि डेफिनेटली आइडियोलॉजी सेम थी, वो उसी आइडियोलॉजी के साथ काम करना चाहती थी। अब यहाँ पर ये जो पीडीपी थी ये पावर में आना चाहती थी, लोगों का सपोर्ट था, सपोर्ट मिलने के कारण ये पावर में आई। पावर में आने के बाद में इन्होंने कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी, मॉडर्न लाइन के ऊपर अफगानिस्तान का डेवलपमेंट करने की कोशिश करी, साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश करी, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश करी, वुमेन्स को हाईलाइट करने की कोशिश करी, उनको प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करी, उनको इक्वालिटी मिले सोसाइटी में, इस चीज की कोशिश करी। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया, वो स्टेप था लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड। आपने सुना होगा कि जब इंडिया को 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, उसके बाद में यहाँ पे हमको 9th शेड्यूल देखने के लिए मिलता है, कई सारी चीजें हमको उस दौरान देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनसे जो लैंड्स हैं उसको ली जाए, जो एक्सेसिव लैंड उनके पास है उसको, और जो गरीब लोग हैं जो भी उसके ऊपर राइट्स रखते हैं उनको दिए जाए। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो पीडीपी थी इसने कोशिश करी कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो एक्सेसिव लोग हैं, मतलब कि जो एक्सेसिव लैंड है जो कुछ फ्यू लोगों के हाथ में है, डेफिनेटली 1919 से लेकर 1973 तक हम वहां पर क्या देखते हैं, मोनार्की देखते हैं। तो आपने इंडिया के अंदर भी देखा होगा कि फ्यूडल सिस्टम डेवलप होता है, कुछ लोग बहुत रईस होते हैं, तो मतलब सोसाइटी में एक डिवाइड था, मतलब बहुत गरीब बहुत ज्यादा अमीर। तो इस डिवाइड को खत्म करने के लिए पीडीपी ने ये डिसीजन के लिया कि यहाँ पर जो भी लैंड है उसको हम एक्वायर करेंगे और उसके बाद में
जो पीजेंट्स हैं, जो टेनेंट्स हैं, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं और वो उस लैंड के ऊपर कई सालों से काम करते आए हैं, उनको उनके ऊपर राइट्स दिए जाएंगे। अब ये चीज जो डेफिनेटली उस समय की जो एलिट क्लास थी अफगानिस्तान की, उसको एक्सेप्टेबल नहीं थी। और यहीं पर एक नया ग्रुप इमर्ज होकर आता है जो अपने आप को कहता है मुजाहिदीन। ओके, तो यहाँ पर कई सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुजाहिदीन और तालिबान के बीच में क्या कनेक्शन है, मुजाहिदीन कौन थे? तो मुजाहिदीन ये जो अपने आप को कहने वाला जो ग्रुप था, वो यहीं पर इमर्ज हुआ था। बेसिकली इनको बहुत सारी चीजों से, जो वुमन एजुकेशन था या वुमन इक्वालिटी थी, उनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। बट ये जो लैंड एक्वायर वाला जो कंसेप्ट था, इसके कारण कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि डिसकंटेंट क्रिएट हो जाता है लोगों में। और उसी के आउटकम के रूप में हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि ये जो मुजाहिदीन जो ग्रुप था, उसको एलिट क्लास लोगों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ, जिनके पास बहुत एक्सेसिव अमाउंट के अंदर पहले लैंड हुआ करती थी। अब यहाँ पर पिक्चर के अंदर आपको कुछ और चीजें भी देखने मिलती हैं। डेफिनेटली अफगानिस्तान की जो हम जियो पॉलिटिकल कंडीशन या जोग्राफिकल लोकेशन हम देखते हैं, तो वो जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट से कनेक्टेड देखने मिलेगी। अफगानिस्तान के बाद में आपको ईरान देखने के लिए मिलता है, ईरान के बाद में आपको पर्शियन गल्फ, रेड सी, सऊदी अरेबिया, यमन, बहरीन, ये सारी कंट्रीज देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर अब यूएस ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान से और बढ़ते बढ़ते आगे चला जाए। तो कहीं ना कहीं वो ये जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान थी, जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड थी, उसको यहाँ पर डिफीट करना चाहते थे। और उसी के चलते यूएस ने अपना फुल सपोर्ट प्रोवाइड करा यहाँ पर मुजाहिदीन को। तो मुजाहिदीन को इस तरीके से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। यूएस ने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देना स्टार्ट करा। फंड्स की इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चाहे वो आर्म्स हो, चाहे वो एमिनेशंस हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीजें हों, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स थी उसको पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर फुलफिल किया जाता था, ताकि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस इस रीजन के अंदर कम किया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको मुजाहिदीन का इमरजेंस दिखता है। अब जब मुजाहिदीन यहाँ पर पिक्चर में आते हैं, तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है, जो कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, इनकी गवर्नमेंट होती है, तो जो पीडीपी होती है वो सोचती है कि अब हम क्या करेंगे। तो वो आनन फानन में वो इस समय क्या करते हैं कि सोवियत यूनियन से हेल्प मांगते हैं। इनिशियली सोवियत यूनियन यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करने से मना कर देता है। वो कहता है कि हम आपके जो आर्मी है उसको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, बट हम इस यहाँ पर किसी भी तरीके का ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। बट बाद में तब सोवियत यूनियन को ये रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा इंटरेस्ट है वो इस रीजन के अंदर जियोपार्डाइज हो रहा है। तो उसके चलते यहाँ पर जो सोवियत यूनियन है वो अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करता है और मुजाहिदीन को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करता है। और उसी को हम बोलते हैं सोवियत अफगान वॉर, जो कि 1979 से 89 तक कंटिन्यूसली फॉर 10 ईयर्स आपको चलती हुई दिखती है। तो यहाँ पर इस समय की यदि हम बात करते हैं 1979 से 89 तक का जो टाइम पीरियड था, इस समय सोवियत यूनियन एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में इमर्ज हो चुका था। डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग पावर थी सोवियत यूनियन, और उसको हरा पाना इतना आसान नहीं था। बट कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन को इस 10 साल के अंदर मुजाहिदीन से हार ही माननी पड़ी। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि सोवियत यूनियन का जो डाउनफॉल था, उसमें ये जो सोवियत अफगान वॉर थी इसका बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि अफगानिस्तान की ये जो वॉर थी, इसके दौरान सोवियत यूनियन ने बहुत सारा फंड अपना इन्वेस्ट किया, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा अपना यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो ये जो 10 साल थे, इसके अंदर कंटिन्यूसली हमको अफगान सोवियत जो वॉर है वो कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर चलती हुई दिखती है। आउटकम के रूप में किसी को कुछ नहीं मिलता है। मुजाहिदीन डेफिनेटली इस एरिया के अंदर विनर रहते हैं, विक्ट्री इनको मिलती है। क्यों मिल पाती है? बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन। यदि आप अफगानिस्तान की बात करेंगे तो ये कोई प्लेन टेरेन नहीं है। यहाँ पर कई सारे माउंटेन रेंजेस आपको देखने मिलती हैं। हिंद कुश माउंटेन जो रेंज है उसका एक्सटेंडेड पार्ट आपको इस रीजन के अंदर देखने मिलता है। तो काफी डिफिकल्ट टेरेन है, जो हेल्प करती है वहां पर जो लोग रहते हैं उनको छुपने में,
डेफिनेटली जो मुजाहिदीन थे वो यहाँ के लोकल ट्राइब की लोकल लोग थे, तो उनको इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज था, जो सोवियत यूनियन को नहीं था। तो सोवियत यूनियन को कई सारे फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा यदि हम मुजाहिदीन की बात करते हैं तो उन्होंने इस दौरान यहाँ पर गोरिल्ला जो वॉरफेयर टैक्टिक्स होती हैं उनको भी अडॉप्ट किया था, जो कि सोवियत यूनियन के लिए कहीं ना कहीं एक हार का बड़ा कारण बनी। इस तरीके से फाइनली 1989 आते आते सोवियत यूनियन ने अपना जो विड्रॉल है वो स्टार्ट करा अफगानिस्तान से, और 1989 के अंदर उनका पूरा विड्रॉल कंप्लीट हो गया और वो यहाँ से चले गए। अब यहाँ से तब सोवियत यूनियन चला गया तो फिर अफगानिस्तान वही अनस्टेबल कंडीशन में आ गया। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यहाँ पे थी, जिनने कोalition के साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, बट बहुत ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट को यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। लोग मुजाहिदीन से भी डिससेटिस्फाइड थे, जैसे कि एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि यूएस का विड्रॉल हो रहा है, तालिबान को लोग पसंद नहीं करते। इसी तरीके से उस समय मुजाहिदीन को लोग पसंद नहीं करते थे। तो ना ही मुजाहिदीन के पास लोगों का सपोर्ट था और ना ही सोवियत यूनियन को लोग सपोर्ट करते थे, ना ही पसंद कर रहे थे, और ना ही वहां पर जो कोalition के थ्रू यहाँ पर पीडीपी ने जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी थी, जिसको बेसिकली लीड कर रहे थे मोहम्मद नजीबुल्ला। तो मोहम्मद नजीबुल्ला के अंडर ये जो गवर्नमेंट वहां पर लीड कर रही थी, उसके ऊपर भी लोगों को बहुत ज्यादा फेथ नहीं थी। और इसी दौरान यहाँ पर एक नया ग्रुप इमर्ज होकर आता है जो कहलाता है तालिबान। ये जो तालिबान, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स। कुछ यंग स्टूडेंट्स का ये ग्रुप था जो कि नदन अफगानिस्तान के अंदर इमर्ज होते हैं। धीरे धीरे लोगों के बीच में इनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाती है। ये हम बात कर रहे हैं 1990s की, 93 के आसपास ये लोग इमर्ज हुए थे। धीरे धीरे लोगों के बीच में इनको पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। डेफिनेटली लोगों को पीडीपी से भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, मुजाहिदीन की एक्टिविटीज से भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। सोवियत यूनियन जिस कंडीशन के अंदर अफगानिस्तान को छोड़ कर गया था, उसके बाद में वहां की हालत ऑलरेडी खराब थी। तो लोग कहीं ना कहीं एक नया पार्टी, नए लोगों को देखना चाहते थे और तालिबान की तरफ अट्रैक्टेड थे। तो इनिशियली अफगानिस्तान के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर तालिबान को सपोर्ट करना स्टार्ट करा। इस समय पे तालिबान को पाकिस्तान फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, एजुकेट कर रहा था, वहाँ के मदरसास के अंदर ये लोग पढ़ रहे थे, तो पाकिस्तान का फुल सपोर्ट था यहाँ पर तालिबान को। तो इस तरीके से यहाँ पर तालिबान का ये जो ग्रुप है वो इमर्ज हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो इसकी मेन फंडिंग्स थी वो भी यूएस वगैरह और यूएस कोalitions के थ्रू आ रही थी, बिकॉज कहीं ना कहीं पीडीपी और जो सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस था उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता था यूएस अफगानिस्तान वाले रीजन में। तो उस दौरान यहाँ पर तालिबान को फुल सपोर्ट मिला पाकिस्तान का, और जो एंटी सोवियत यूनियन जो कंट्रीज थी उनका फुल सपोर्ट था तालिबान के इमरजेंस के अंदर। अब हम देखते हैं 1996-97 तक आते आते यहाँ पर तालिबान अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है अफगानिस्तान में, और 1998 तक 90% ऑफ अफगानिस्तान किसके पास चला जाता है? तालिबान के पास चला जाता है। जैसे कि अभी हम प्रेजेंट डे सिचुएशन देख रहे हैं, उसी तरीके की सिचुएशन हमको उस समय पे देखने के लिए मिल रही थी। अब यहाँ पर 1998 के अंदर तब तालिबान के पास में पूरा अफगानिस्तान चला जाता है, ऑलमोस्ट 90%। तो तालिबान एक बहुत कंजर्वेटिव ग्रुप होता है, शरिया लॉस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंजर्वेटिव ढंग से फॉलो करने वाला ये ग्रुप रहता है। अब ये जो ग्रुप होता है ये कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी अपने यहाँ पर बेस प्रोवाइड करता है। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो भी इस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी दौरान हमको इमरजेंस देखने के लिए मिलता है अलकायदा का। और इसके बाद में फिर हम क्या देखते हैं कि अलकायदा यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक करता है यूएस के ऊपर। 1911 का जो इंसिडेंस है वो हमको देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद में यूएस ये डिसाइड करता है कि वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो टेररिस्ट बेसिस हैं अफगानिस्तान में उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। अफगानिस्तान के अंदर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसको पूरी तरीके से खत्म करेगा। और 2001 से यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएसए कंटिन्यूसली अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट को खत्म करने के लिए अपनी मुहिम को चला रहा था। अब इस दौरान यहाँ पर जो पुराने जो ग्रुप्स थे
वो वापस से इमर्ज हुए। जो नदर्न अलायंस वगैरह से रिलेटेड जो ग्रुप्स थे वो वापस से इमर्ज हुए। उन्होंने यहाँ पर अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया फ्लैग, नए तरीके से कंट्री को रूल करना स्टार्ट करा। काफी हद तक चीजें सुधरने लगी अफगानिस्तान के अंदर। चीजें ऐसे लगने लगी कि हाँ अब ट्रैक पे आने लगेगी, अब सब चीजें वापस से सुधर जाएगी, क्योंकि वहां पर यूएस का इन्वॉल्वमेंट था। तालिबान बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑफ यूएस आर्मी। यूएस की आर्मी यहाँ पर कंटिन्यूसली एयर स्ट्राइक्स करती थी, जिसके कारण तालिबान एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप के रूप में यहाँ पर वापस से अपना कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा था। बट एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के अंदर जाकर इस तरीके के अटैक करती है तो हर किसी की एक लिमिट होती है। जैसे कि सोवियत यूनियन 10 इयर्स तक उनका ये सोवियत अफगान वॉर चलती रही, उसी तरीके से हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस 2001 से लेकर 2021 तक कंटिन्यूसली अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर बना के रखी। बट धीरे धीरे यूएस भी अब वहां से विड्रॉ होना चाहता था। विड्रॉल का ये जो प्रोसेस था, इसके लिए इनिशिएटिव्स लिए थे ट्रंप ने। फरवरी 2020 के अंदर हम देखते हैं कि दोहा पीस एग्रीमेंट होता है यूएस और तालिबान के बीच में, जिसमें कई सारे नेगोशिएशंस करे जाते हैं। और इस दौरान नेगोशिएशन के अंदर जो ट्रम्प होते हैं वो अपना एक नेगोशिएशन के लिए जो फेवर चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो तालिबान है वो वहां पर यूएस की आर्मी के ऊपर अटैक ना करें। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तालिबान को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक मेंटली उनको स्ट्रांग बनाती है कि आप लोग अब इस कंट्री के ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश कर सकते हो। और उसी चीज के बाद में यहाँ पर जनवरी 2021 के अंदर, जनवरी फरवरी 2021 के अंदर तब जो बाइडन यहाँ पर प्रेसिडेंट बन के आते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देते हैं कि हम विड्रॉल ऑफ आर्मी कर लेंगे बाय सितंबर, अगस्त सितंबर तक हम विड्रॉल ऑफ यूएस आर्मी अफगानिस्तान से पूरी तरीके से कर लेंगे। और उसको फेज वाइज मैनर में वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ये फेज वाइज मैनर में विड्रॉल ऑफ यूएस आर्मी स्टार्ट होता है, इस दौरान हमको यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि तालिबान वापस से कंसोलिडेट हो जाता है और अपना रूल वापस से अफगानिस्तान में स्टैब्लिश करने के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। और उसी तैयारी में अभी हमको ये देखने के लिए मिलता है कि पूरी आर्मी का पूरे तरीके से विड्रॉल भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही यहाँ पर पूरा की पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में जा चुका है। काबुल जो कि वहाँ की कैपिटल है वो भी जा चुकी है। जो यहाँ पर जो स्टैब्लिश गवर्नमेंट थी अशरफ गहानी की, वो यहाँ से जा चुके हैं, एवेक्युएट हो चुके हैं। इंडियंस जो यहाँ पर फंसे हुए थे उनको भी, कई सारे इंडियंस को यहाँ से एवेक्युएट किया जा चुका है। तो इस तरीके की सिचुएशन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो ये थी अफगानिस्तान की हिस्ट्री। ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि पिछले 100 साल में, 100 इयर्स में, 1919 जब ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुई तब से लेकर एट प्रेजेंट अफगानिस्तान के अंदर क्या सिचुएशंस बनी, किस तरीके से यहाँ पर सोवियत यूनियन का इन्वॉल्वमेंट था, किस तरीके से यहाँ पर यूएसए का इन्वॉल्वमेंट था, और यूएस के विड्रॉल के साथ साथ तालिबान ने किस तरीके से वापस अपना पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया है अफगानिस्तान पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गाइज आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए इस तरीके के वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू।